नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जोधपुर संभाग पढ़ रहे हैं और जोधपुर संभाग में दोस्तों हम जिला सिरोही पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने सिरोही जिले का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, थोड़ी सी हमने भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज दोस्तों हम सिरोही की अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, अब हम सिरोही की अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों हम सिरोही की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों एक समय आपके एक विशेषता होगी ब्रिटिश संधि वाली। दोस्तों जो सिरोही है, इस सिरोही की एक दोस्तों विशेषता होगी ब्रिटिश संधि। अर्थात दोस्तों ये ब्रिटिश संधि का मतलब है अंग्रेजों से संधि। ब्रिटिश संधि का मतलब क्या है? अंग्रेजों से संधि। और दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बनता है सिरोही को लेकर। अब क्लियर? अब दोस्तों ध्यान, प्रश्न क्या बनता है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? प्रश्न क्या बनता है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी और अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो बनता है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी और एक प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी। ये दो प्रश्न सब आपके बनते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजों से संधि करने वाली दोस्तों जो पहली रियासत थी वो तो थी करौली। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत तो कौन सी थी? करौली। और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली जो अंतिम रियासत थी दोस्तों वो थी सिरोही। एकदम क्लियर? अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत करौली और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही। ठीक, फिर बात आती है कि करौली ने अंग्रेजों से संधि कब की थी और सिरोही ने कब की थी। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि करौली रियासत ने तब आपके संधि की थी 15 नवंबर 1817 को। एकदम क्लियर? जो करौली रियासत है इसने अंग्रेजों से संधि की थी 15 नवंबर 1817 को। ठीक, और पूछा जाए कि उस समय करौली का शासक कौन था? उस समय करौली का शासक कौन था? तो आप क्या बताओगे कि उस समय करौली के शासक का नाम था हरबख्शपाल सिंह। क्या नाम था? हरबख्शपाल सिंह। फिर बात आती है कि सिरोही ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो आप क्या बताओगे? 11 सितंबर 1823 को की थी। कब की थी? 11 सितंबर 1823 को। और पूछा जाए कि उस समय सिरोही का शासक कौन था? पूछा जाए कि उस समय सिरोही का शासक कौन था? तो आप क्या बताओगे कि उस समय सिरोही का शासक था शिव सिंह। पूछा गया है कि उस समय सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह। तो हो गई सिरोही की विशेषताएं। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत करौली, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही। करौली ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? 15 नवंबर 1817 को। शासक का नाम था हरबख्शपाल सिंह। सिरोही ने संधि कब की थी? 11 सितंबर 1823 को। शासक का नाम था शिव सिंह। एकदम क्लियर? एक तो विशेषता ये हुई। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि सिरोही की अन्य विशेषता क्या है, सिरोही की अगली विशेषता क्या है। तो दोस्तों जो सिरोही है, इस सिरोही की अगली विशेषता है कि सब आपकी जो सिरोही है, इस सिरोही का संबंध है अग्निकुंड के सिद्धांत से। एकदम क्लियर दोस्तों? अर्थात जो सिरोही है इसका संबंध सब आपके कहाँ हुआ था? संबंध किससे है? अग्निकुंड के सिद्धांत से। अर्थात अग्निकुंड के सिद्धांत की उत्पत्ति, अग्निकुंड के सिद्धांत की सब आपकी जो उत्पत्ति है सब आपकी वो कहाँ से मानी जाती है? सिरोही से। एकदम क्लियर? जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की सब आपकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सिरोही से मानी जाती है। समझ जाओगे? और पूछा जाएगा कि सब आपके इस सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो आप क्या बताओगे कि आबू पर्वत सिरोही से अग्निकुंड के सिद्धांत की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आबू पर्वत सिरोही से अग्निकुंड के सिद्धांत की उत्पत्ति बतलाई जाती है। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि जो अग्निकुंड का सिद्धांत है इसका संबंध किससे है?
अग्निकुंड का सिद्धांत का संबंध किससे है? वशिष्ठ ऋषि से। पूछ लिया जाए जो अग्निकुंड का सिद्धांत है इसका संबंध किससे है? वशिष्ठ ऋषि से है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि ये सिद्धांत क्या कहता है। तो दोस्तों ये सिद्धांत कहता है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था और इस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। एकदम क्लियर। ये सिद्धांत कहता है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था। एकदम क्लियर। ये सिद्धांत क्या कहता है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था। ठीक। और दोस्तों इस यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थी। तब आपके कितनी जातियां उत्पन्न हुई थी? 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थी। एकदम क्लियर। और दोस्तों और इसका नाम हो गया अग्निकुंड का सिद्धांत। फिर बात आती है कि जो 4 राजपूत जातियां थी वो कौन कौन सी थी? एक तो था परमार वंश। एक तो कौन सा था? परमार वंश। दोस्तों एक था प्रतिहार वंश। एक तो परमार वंश हो गया, एक कौन सा वंश हो गया? प्रतिहार वंश। ठीक दोस्तों एक हो गया चालुक्य वंश। कौन सा हो गया? चालुक्य। परमार, प्रतिहार, ये चालुक्य वंश। ठीक। और दोस्तों एक वंश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौहान वंश। कौन सा हो जाएगा आपके? चौहान वंश। अर्थात अग्निकुंड का सिद्धांत कहता है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था और इस यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। और जो अग्निकुंड का सिद्धांत है इसका जन्म कहाँ से माना जाता है? सिरोही से माना जाता है। समझ गए? तो ब्रिटिश संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही, वह अग्निकुंड का जो सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति का, जो अग्निकुंड का सिद्धांत है इसका संबंध भी कहाँ से है? सिरोही से है। एकदम क्लियर है दोस्तों। चलो आगे अगली बात। दोस्तों ध्यान रखना, अब जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों। फिर बात आती है कि जो परमार वंश है, बात आती है कि जो परमार वंश है, इस परमार दोस्तों जो परमार वंश है, ये परमार वंश अब आपके 2 जगह हैं। एकदम क्लियर दोस्तों रहना कि जो परमार वंश है ना, ये परमार वंश 2 जगह हैं। फिर पूछा जाए कि परमार वंश 2 जगह कहाँ कहाँ है? एक तो है मालवा में। कहाँ है? मालवा में। और मालवा बोले तो MP। ठीक। और दोस्तों एक परमार वंश अब आपके कहाँ है? सिरोही में। ठीक दोस्तों यहाँ भी परमार वंश है। फिर बात आती है कि जो मालवा में परमार वंश है, जो मालवा में परमार वंश है, तो मालवा के परमार वंश का जनक कौन है? पूछ लिया जाए कि मालवा के परमार वंश का जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि मालवा के परमार वंश का जनक है उपेंद्र परमार। कौन है? उपेंद्र परमार। एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछा जाए कि सिरोही में साहब आपके जो परमार वंश है इसका जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि सिरोही में जो परमार वंश है इसका जनक कौन है? धूमराज परमार। कौन है दोस्तों? धूमराज परमार। और दोस्तों जो धूमराज परमार है, ये धूमराज साहब आपके परमार कहाँ से निकला है? अग्निकुंड से। अर्थात अग्निकुंड से निकलने वाला पहला राजपूत, अग्निकुंड से निकलने वाला पहला राजपूत कौन माना जाता है? धूमराज परमार। समझ जाओगे ना? अग्निकुंड से निकलने वाला प्रथम राजपूत दोस्तों किसे कहा जाता है? धूमराज परमार को। और दोस्तों जो धूमराज परमार है ये सिरोही में परमार वंश का संस्थापक है। समझ जाओगे ना? जो धूमराज परमार है ये सिरोही में परमार वंश का संस्थापक है। समझ जाओगे क्या भैया? जो धूमराज परमार है ये सिरोही में परमार वंश का संस्थापक है। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि दोस्तों जो दूसरा वंश होगा ना, दोस्तों जो दूसरा वंश होगा उसका नाम होगा साहब आपके प्रतिहार वंश। क्या नाम होगा? प्रतिहार वंश। एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो प्रतिहार वंश है इस प्रतिहार वंश का जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो प्रतिहार वंश है इस प्रतिहार वंश का तब आपके संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र को। किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को। दोस्तों राजस्थान में प्रतिहार वंश 2 जगह हैं। क्लियर दोस्तों? राजस्थान में साहब आपके एक तो प्रतिहार वंश है भीनमाल में।
ठीक। और दोस्तों साहब राजस्थान में एक प्रतिहार वंश है मंडोर में, ठीक। फिर पूछा जाए कि जो भीनमाल में प्रतिहार वंश है, पूछा जाए कि जो भीनमाल में प्रतिहार वंश है उसका संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो भीनमाल में प्रतिहार वंश है उसका संस्थापक है नागभट्ट, ठीक, और वो भी प्रथम। और पूछा जाए कि जो मंडोर में प्रतिहार वंश है, जो मंडोर में प्रतिहार वंश है उसका संस्थापक कौन है, तो दोस्तों है ना जो मंडोर में प्रतिहार वंश है ना उसका संस्थापक है रज्जिल। कौन है भैया, रज्जिल, ठीक। और दोस्तों है ना जो भीनमाल है ना, इस भीनमाल को हेनसांग के द्वारा कहा गया था पीलो मोलो, एकदम क्लियर। इस भीनमाल को हेनसांग ने क्या कहा था, पीलो मोलो कहा था। समझ जाओगे क्या, भीनमाल को हेनसांग ने क्या कहा था, पीलो मोलो कहा था। समझ जाओगे कि भैया, हाँ भरो, हाँ डन यहाँ तक तो ठीक। अच्छा फिर दोस्तों तीसरी बात ध्यान रखना, ठीक दोस्तों, अब सब समझना दोस्तों। फिर साहब आपकी बात आती है कि जो तीसरा वंश है वो कौन सा है साहब, आपके चालुक्य वंश। तीसरा वंश कौन सा है, चालुक्य वंश, ठीक। फिर बात आती है कि जो चालुक्य वंश है इस चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है। पूछा जाए कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो चालुक्य वंश है ना इसका संस्थापक है जय सिंह चालुक्य। जो चालुक्य वंश है इस चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, जय सिंह चालुक्य। और दोस्तों जो चौहान वंश है इसका संस्थापक आप सब जानते ही होंगे, क्लियर। जो चौहान वंश है इसका संस्थापक आप सब जानते ही होंगे ना भैया, हाँ भरो, हाँ ठीक। जो पूछ लिया जाए कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे, वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। समझ गए क्या दोस्तों अच्छी तरह, एकदम क्लियर। चलो दोस्तों एक बार फिर समझना, ठीक। अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली, तो अंतिम रियासत सिरोही। अग्निकुंड का अग्निकुंड का साहब आपके जन्म कहाँ से हुआ था, सिरोही से। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया और यज्ञ से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तुम। परमार वंश मालवा और सिरोही में है, प्रतिहार वंश भीनमाल मंडोर में है। इन बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। चालुक्य वंश आपके कहाँ है दोस्तों, चालुक्य वंश आपके दक्षिण भारत में है और चौहान वंश आपके अजमेर में था। इन बातों को हम अच्छी तरह जानते हैं, ठीक। ये 2 बातें हुई साहब आपकी। फिर बात है साहब आपके दोस्तों कि जो सिरोही है इस सब आपके साथ सिरोही को सब जाना जाता है मंदिरों के लिए। देख सिरोही है इसे जाना जाता है मंदिरों के लिए, ठीक। फिर बात आती है कि सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर कौन हैं, कौन कौन से हैं। बात आती है कि साहब जो सिरोही है इस सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, ठीक। तो दोस्तों अगर हम सिरोही के साथ आपके प्रमुख मंदिर की बात करते हैं, दोस्तों अगर हम सिरोही के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो तब आपके नाम आता है देलवाड़ा का। अगर हम सिरोही के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो नाम किसका आता है, देलवाड़ा का। क्लियर दोस्तों, देलवाड़ा को साहब कहा जाता है मंदिरों की भूमि। दोस्तों जो देलवाड़ा है ना इसे साहब आपके कहा जाता है मंदिरों की भूमि। समझ जाओगे क्या, जो देलवाड़ा है साहब इसे क्या कहा जाता है, मंदिरों की भूमि कहा जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है कि साहब आपके साथ सिरोही में कौन कौन से मंदिर हैं, तो साहब आपके हम सबसे पहले बात कर रहे हैं देलवाड़ा की। और दोस्तों आपके जो देलवाड़ा है ना साहब आपके इसे जाना जाता है साहब आपके जैन मंदिरों के लिए। साहब आपके जो देलवाड़ा है ना साहब आपके इसे जाना जाता है जैन मंदिरों के लिए, ठीक। साहब समझना जो देलवाड़ा है साहब आपके ये प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए, ठीक। जो देलवाड़ा है ये सब आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए। फिर बात आती है कि देलवाड़ा के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, देलवाड़ा के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे कि तब आपके देलवाड़ा साहब आपके प्रमुख मंदिर हैं। एक का नाम है विमल वसही मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, जो देलवाड़ा है सब आपके यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो आपके बताओगे एक तो है विमल वसही मंदिर, ठीक। फिर बात आती है कि और साहब आपके कौन से मंदिर हैं, तो आप क्या बताओगे लूणव वसही मंदिर।
क्लियर दोस्तों। ये देलवाड़ा सिरोही के प्रमुख मंदिर हैं, विमल वसही मंदिर, लूणा वसही मंदिर। क्लियर दोस्तों। अच्छा साहब आपके यहाँ एक मंदिर है और साहब उसे कहा जाता है पित्तलहर मंदिर। दोस्तों क्या कहा जाता है? पित्तलहर मंदिर। दोस्तों यहाँ एक मंदिर और है साहब आपके जिसे कहा जाता है पित्तलहर मंदिर। दोस्तों समझ जाना, देलवाड़ा में एक तो है लूणा वसही मंदिर, एक है साहब आपके विमल वसही मंदिर और दोस्तों साहब आपके एक है पित्तलहर मंदिर। ठीक। अच्छा दोस्तों साहब आपके यहाँ एक मंदिर है और वह है पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक। और दोस्तों साहब आपके यहाँ एक मंदिर है और वह है महावीर मंदिर। तो मतलब देलवाड़ा में साहब आपके कुल कितने जैन मंदिर हैं? 5। पहली बात तो अगर हम सिरोही के मंदिरों की बात करेंगे तो हम सबसे पहले लेंगे देलवाड़ा को। देलवाड़ा साहब आपके जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है और दोस्तों साहब आपके यहाँ कुल 5 मंदिर हैं। कौन कौन से? विमल वसही मंदिर, लूणा वसही मंदिर, पित्तलहर अथवा मंदिर, दोस्तों पार्श्वनाथ जैन मंदिर और साहब आपके महावीर स्वामी का जैन मंदिर। देलवाड़ा साहब आपके जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। ठीक। अच्छा फिर बात आती है, अब हम दोस्तों इन मंदिरों को एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम इन मंदिरों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक। अब सब समझना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विमल वसही मंदिर की। दोस्तों हम सब सबसे पहले बात करते हैं विमल वसही मंदिर की। ठीक दोस्तों, हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विमल वसही मंदिर की। ठीक। फिर बात आती है कि जो विमल वसही मंदिर हैं ये किसे समर्पित हैं। ठीक। पूछ लिया जाए कि जो विमल वसही मंदिर हैं ये किसे समर्पित हैं, तो आप क्या बताओगे कि जो विमल वसही मंदिर हैं ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित हैं। ठीक दोस्तों। पूछा जाए कि साहब आपके जो विमल वसही मंदिर हैं ये साहब आपके किसे समर्पित हैं, तो आप क्या बताओगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित हैं। अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि जो भगवान आदिनाथ हैं इन भगवान आदिनाथ का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों जानना कि जैन धर्म में जो भगवान आदिनाथ है ना इनका प्रतीक है वृषभ। दोस्तों वृषभ मतलब क्या होता है? बेल। वृषभ मतलब क्या होता है? बेल। या वृषभ मतलब क्या होता है? सांड। तो वृषभ को साहब आपके भगवान आदिनाथ का प्रतीक माना जाता है। समझना दोस्तों, जो वृषभ है ना इससे साहब आपके भगवान आदिनाथ का प्रतीक माना जाता है। एकदम क्लियर। तब समझना दोस्तों, जो वृषभ है इसका साहब आपके वास्तव में साहब आपके प्रतीक क्या है? वृषभ भगवान आदिनाथ का प्रतीक है। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो विमल वसही मंदिर है, दोस्तों जो विमल वसही मंदिर है इसका निर्माता कौन था? पूछा जाएगा कि जो विमल वसही मंदिर है इसका निर्माता कौन था, तो आप क्या बताओगे कि जो विमल वसही मंदिर है दोस्तों इसका निर्माता था विमल शाह। दोस्तों जो विमल वसही मंदिर है ये सब आपके पूछा जाएगा साहब इसका निर्माता कौन था, तो आप क्या बताओगे कि जो विमल वसही मंदिर है तब आपके इसका निर्माता था तो आपके विमल शाह। ठीक। फिर बात आती है कि विमल शाह किसका मंत्री था। पूछ लिया जाएगा कि विमल शाह किसका मंत्री था। एकदम क्लियर। पूछ लिया जाए कि विमल शाह किसका मंत्री था, तो यह क्या बताओगे कि विमल शाह भीमदेव सोलंकी का मंत्री था। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि विमल शाह किसका मंत्री था? भीमदेव सोलंकी का। और पूछा जाए कि भीमदेव सोलंकी कहाँ का शासक था? गुजरात का। पूछ लिया जाए कि भीमदेव सोलंकी कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। समझ जाओगे क्या? विमल वसही मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा में। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। आदिनाथ का प्रतीक क्या है? वृषभ अथवा सांड अथवा बेल। ठीक। विमल वसई मंदिर का निर्माता कौन था? विमल शाह। विमल शाह साहब आपके किसका मंत्री था? गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी का। ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि जो विमल वसही मंदिर है इस विमल वसही मंदिर के वास्तुकार कौन थे? पूछा जाएगा कि जो विमल वसही मंदिर है इस विमल वसही मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो आप क्या बताओगे कि जो विमल वसही मंदिर है इसके वास्तुकार थे कीर्तिधर। एकदम क्लियर। जो विमल वसही मंदिर है इसके वास्तुकार कौन थे? कीर्तिधर। एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है दोस्तों, फिर बात आती है कि जब विमल वसई मंदिर बनाया जा रहा था उस समय सिरोही का शासक कौन था? पूछा जाएगा कि जब विमल वसई मंदिर बनाया जा रहा था तो उस समय सिरोही का शासक कौन था? तो आप क्या बताओगे कि जब विमल वसई मंदिर बनाया जा रहा था तो उस समय सिरोही के शासक का नाम था घुंघरू परमार। जब विमल वसई मंदिर बनाया जा रहा था तो उस समय सिरोही के शासक का नाम क्या था? घुंघरू परमार। समझ जाओगे क्या?
विमल वसई मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा में। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। आदिनाथ का प्रतीक क्या है? वृषभ अथवा सांड अथवा बेल। निर्माता कौन है? विमल शाह। विमल शाह किसका मंत्री है? भीमदेव सोलंकी का। भीमदेव सोलंकी भी प्रथम है और कहाँ का शासक है? गुजरात का। विमल वसई मंदिर का वास्तुकार कौन है? कीर्तिधर। और विमल वसई जब विमल वसई मंदिर बनाया जा रहा था तो उस समय सिरोही का शासक कौन था? घुंगरू परमार। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो विमल वसई मंदिर है इसका निर्माण किससे हुआ है? पूछा जाएगा कि जो विमल वसई मंदिर है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो आप क्या बताओगे कि जो विमल वसई मंदिर है इसका निर्माण हुआ है सफेद संगमरमर से। एकदम क्लियर, ध्यान रखना। जो विमल वसई मंदिर है इसका निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? तब आपके सफेद संगमरमर से हुआ है। एकदम क्लियर। और इस विमल वसई मंदिर के बारे में जेम्स टोड ने कहा है कि अगर भारत में ताजमहल के बाद कोई दूसरी इमारत देखने लायक है तो वो विमल वसई मंदिर है। एकदम क्लियर। जेम्स टोड ने इस विमल वसई मंदिर के बारे में कहा है कि अगर ताजमहल के बाद कोई दूसरी इमारत देखने लायक है तो वो कौन सी है? विमल वसई मंदिर है। समझ जाओगे दोस्तों, पहली बात तो ये। ठीक। फिर बात आती है कि साहब सिरोही में साहब दूसरा मंदिर कौन सा है? तो आप क्या बताओगे कि लुणव वसई मंदिर है। दोस्तों क्या नाम है? लुणव वसई मंदिर है। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो लुणव वसई मंदिर है दोस्तों ये किसको समर्पित है? साहब समझना, तब आपके साथ देलवाड़ा में दूसरा मंदिर है दोस्तों, उसका नाम क्या है? लुणव वसई मंदिर। दोस्तों सिरोही में साहब आपके जो दूसरा मंदिर है ना उसका नाम है लुणव वसई मंदिर। दोस्तों साहब आपके ये भी देलवाड़ा में ही है। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो लुणव वसई मंदिर है ये किसको समर्पित है? पूछ लिया जाए कि लुणव वसई मंदिर किसको समर्पित है तो आप क्या बताओगे कि जो लुणव वसई मंदिर है ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। पूछा जाएगा कि लुणव वसई मंदिर किसको समर्पित है तो आप क्या बताओगे? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। समझ दोस्तों, जो नेमिनाथ हैं ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? 22वें तीर्थंकर हैं। और पूछा जाएगा कि नेमिनाथ का प्रतीक क्या है? दोस्तों पूछा जाएगा कि जैन धर्म में नेमिनाथ का प्रतीक क्या है? शंख। पूछा जाए कि जैन धर्म में नेमिनाथ का प्रतीक क्या है तो आप क्या बताओगे? शंख। और पूछा जाए दोस्तों कि इस शंख का नाम क्या है तो दोस्तों जैन साहित्य में इस शंख का नाम मिलता है वारादत्ता। शंख का नाम क्या मिलता है? वारादत्ता। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि साहब आपके जो लुणव वसई मंदिर है इसके निर्माता कौन है? पूछा जाएगा कि जो लुणव वसई मंदिर है इसके निर्माता कौन है? तो दोस्तों जो लुणव वसई मंदिर है ना इसके निर्माता है वास्तुपाल और तेजपाल। समझो दोस्तों, जो लुणव वसई मंदिर है इसके निर्माता कौन है? एक तो है वास्तुपाल और एक है तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल को लुणव वसई मंदिर का निर्माता कहा जाता है। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि वास्तुपाल और तेजपाल किसके मंत्री थे? पूछा जाए कि वास्तुपाल और तेजपाल किसके मंत्री थे तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके ये धवल देव के मंत्री थे। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि साहब आपके ये किसके मंत्री थे? धवल देव के मंत्री थे। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि धवल देव कहाँ का शासक था तो आपके धवल देव गुजरात का शासक था। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि धवल देव कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। अच्छा, फिर बात आती है कि जो लुणव वसई मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है? पूछ लिया जाए कि जो लुणव वसई मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है तो आप क्या बताओगे कि जो लुणव वसई मंदिर है इसके वास्तुकार हैं शोभन देव। जो लुणव वसई मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? शोभन देव। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो लुणव वसई मंदिर है दोस्तों फिर बात आती है कि जो लुणव वसई मंदिर है इसका निर्माण साहब आपके किससे हुआ है? पूछा जाएगा कि जो लुणव वसई मंदिर है इसका निर्माण किससे हुआ है तो आप क्या बताओगे कि लुणव वसई मंदिर का निर्माण हुआ है काले संगमरमर से। जो लुणव वसई मंदिर है इसका निर्माण किससे हुआ है? काले संगमरमर से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? काले संगमरमर से हुआ है। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि दोस्तों जो लुणव वसई मंदिर है दोस्तों फिर बात आती है कि दोस्तों जो लुणव वसई मंदिर है यहाँ
नेमिनाथ जी की मूर्ति की स्थापना किसने की थी? पूछा जाएगा कि यहाँ नेमिनाथ जी की मूर्ति की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे कि लोना वसई मंदिर में नेमिनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की थी आचार्य विजय जैन, दोस्तों आचार्य विजय सेन सूरी के द्वारा। आचार्य विजय सेन सूरी के द्वारा यहाँ नेमिनाथ जी के मंदिर की स्थापना की गई थी। समझ जाओगे क्या? हो गए दोस्तों दो मंदिर। पहला तो कौन सा हुआ दोस्तों? आपके विमल वसई मंदिर, एकदम क्लियर। और दूसरा कौन सा सब? आपके लूणा वसई मंदिर, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, तब ध्यान रखना। अब एक बात दोस्तों ये सब आपके साथ जो लूणा वसई मंदिर है ना, सब समझना। देखो ये है लूणा वसई मंदिर दोस्तों, ये तो है लूणा वसई मंदिर। दोस्तों इस मंदिर का सब आपके जो प्रवेश द्वार हैं, दोस्तों इस मंदिर का सब आपके जो प्रवेश द्वार हैं, इस प्रवेश द्वार पर दोस्तों, इस मंदिर का सब आपके जो प्रवेश द्वार है, सब आपके इस प्रवेश द्वार पर बाईं ओर, इस प्रवेश द्वार पर बाईं ओर और दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर। दोस्तों मंदिर के सब आपके प्रवेश द्वार के बाईं ओर सब आपके आदिनाथ की मूर्ति रखी हुई है। क्लियर दोस्तों? आदिनाथ की मूर्ति रखी हुई है। और दोस्तों दाईं ओर साहब आपके नेमिनाथ की मूर्ति रखी हुई है। साहब क्या रखी हुई है? नेमिनाथ की मूर्ति रखी हुई है, एकदम क्लियर। और दोस्तों इन दोनों मूर्तियों के साथ आपकी जो स्थापना है, दोस्तों इन दोनों मूर्तियों के साथ आपकी जो स्थापना है वो वास्तुपाल और तेजपाल की पत्नियों के द्वारा कराई गई थी। इन दोनों मूर्तियों की जो स्थापना है वो कराई गई थी वास्तुपाल और तेजपाल की पत्नियों के द्वारा। और ये दोनों सब आपके आपस में सगे भाई थे। और सब आपके इसलिए इन दोनों मूर्तियों को सब आपके कहा जाता है देवरानी जेठानी का मंदिर। तब आपके क्या कहा जाता है? देवरानी जेठानी का मंदिर। समझ जाओगे ना? तब आपके इन्हें क्या कहा जाता है? देवरानी जेठानी का मंदिर। समझ जाओगे क्या दोस्तों? ये जो दोनों मूर्तियां हैं इन्हें कहा जाता है देवरानी जेठानी का मंदिर। तो लूणा वसई मंदिर के 3 नाम हो गए। पहला नाम सब क्या हुआ? लूणा वसई मंदिर। दूसरा नाम क्या हुआ साहब? आपके नेमिनाथ मंदिर से। अब तीसरा नाम क्या हुआ दोस्तों? आपके देवरानी जेठानी का मंदिर, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब आपके तीसरा मंदिर कौन सा है? फिर बात आती है कि साहब आपके यहाँ तीसरा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि साहब आपके यहाँ जो तीसरा मंदिर है ना उसका नाम है पित्तलहर मंदिर। दोस्तों यहाँ जो तीसरा मंदिर है उसका नाम क्या है? पित्तलहर मंदिर। क्या नाम है रे भैया? पित्तलहर मंदिर, ठीक। और दोस्तों बात आती है कि इस मंदिर का निर्माता कौन है? ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा कि इस मंदिर का निर्माता कौन है? तो आप क्या बताओगे कि इस मंदिर का निर्माता है भीमा शाह। कौन है? भीमा शाह, ठीक। फिर पूछा जाए कि भीमा शाह किसका मंत्री था? क्लियर? पूछा जाए कि भीमा शाह किसका मंत्री था? तो आप क्या बताओगे कि भीमा शाह अहमदाबाद। पूछा जाएगा कि भीमा शाह साहब किसका मंत्री था? तो आप क्या बताओगे? भीमा शाह अहमदाबाद के शासक। पूछ लिया जाए कि भीमा शाह किसका मंत्री था? तो आप क्या बताओगे कि भीमा शाह अहमदाबाद के शासक दादा। क्लियर? क्या नाम था? दादा। इसका सब आपके मंत्री था, ठीक। अब चूंकि इस मंदिर का निर्माता साहब आपके भीमा शाह था, इसका मतलब आपके इस मंदिर को भीमा शाह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। समझे ना दोस्तों? चूंकि इस मंदिर का निर्माता भीमा शाह था दोस्तों, इस कारण इसे कहा जाता है भीमा शाह मंदिर। क्या कहा जाता है? भीमा शाह मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इस मंदिर की विशेषता क्या है? तो आप क्या बताओगे कि इस मंदिर में 108 मन की, कितने मन की? 108 मन की पीतल की, इस मंदिर में 108 मन की पीतल की आदिनाथ की प्रतिमा रखी हुई है। इस मंदिर में 108 मन की आदिनाथ की प्रतिमा रखी हुई है जो कि पीतल से निर्मित है, पंच धातुओं से निर्मित है। एकदम क्लियर? पीतल से निर्मित है और पंच धातुओं से निर्मित है। साहब आपके इसलिए नाम क्या हो गया इसका? पित्तलहर मंदिर। समझ जाओगे क्या? ठीक। पहला मंदिर कौन सा हुआ? विमल वसई मंदिर। दूसरा कौन सा हुआ दोस्तों? आपके लूणा वसई। तीसरा कौन सा हुआ? ठीक दोस्तों, तीसरा कौन सा हुआ? सब आपके
कौन सा दोस्तों आपके पीतलर मंदिर, चौथा पार्श्वनाथ और पांचवा था कौन सा जगह आपके दोस्तों महावीर स्वामी का मंदिर। ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि साहब आपके यहाँ इन 5 मंदिरों के अलावा दोस्तों एक मंदिर और है, 3 तो दोस्तों ये हो गए। ठीक दोस्तों, एक होगा पार्श्वनाथ मंदिर, एक तो कौन सा होगा पार्श्वनाथ मंदिर, और दोस्तों साहब आपके एक होगा महावीर स्वामी का मंदिर। हो गया साहब आपके देलवाड़ा में 5 मंदिर। ठीक। अब दोस्तों इन 5 मंदिरों के अतिरिक्त देलवाड़ा में एक मंदिर और है, इन 5 मंदिरों के अतिरिक्त देलवाड़ा में एक मंदिर और है। ठीक दोस्तों इन 5 मंदिरों के अतिरिक्त देलवाड़ा में एक मंदिर और है, और दोस्तों उसे कहा जाता है कुंथु स्वामी का मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है कुंथु स्वामी का मंदिर। दोस्तों ये मंदिर भी देलवाड़ा में ही है, किंतु ये देलवाड़ा जैन मंदिर समूह में नहीं है, 5 मंदिर अलग है और कुंथु स्वामी का मंदिर अलग है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो कुंथु स्वामी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, पूछा जाएगा। जो कुंथु स्वामी का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि कुंथु स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी, पूछा जाएगा कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी, तो आप क्या बताओगे आचार्य जीन दत्तसूरी के द्वारा। आचार्य जीन दत्तसूरी के द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समझ जाओगे दोस्तों, आचार्य जीन दत्तसूरी के द्वारा साहब आपकी इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके सिरोही में और कौन सा मंदिर है, इसके अलावा साहब आपके सिरोही में और कौन सा मंदिर है, तो आप क्या बताओगे कि साहब सिरोही में एक मंदिर और है, उसका नाम है सारणेश्वर शिव मंदिर। दोस्तों इसके अलावा सिरोही में एक मंदिर और है और साहब आपके उसका नाम क्या है सारणेश्वर शिव मंदिर। ठीक। फिर बात है दोस्तों कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि इस मंदिर का आपकी विशेषता क्या है कि दोस्तों यहाँ रेबारी जाति का, दोस्तों यहाँ रेबारी अथवा रायका जाति का सबसे बड़ा मेला भरता है। एकदम क्लियर दोस्तों, इस मंदिर में रेबारी अथवा रायका जाति का सबसे बड़ा मेला भरता है। ठीक दोस्तों, रेबारी अथवा रायका जाति का सबसे बड़ा दोस्तों जो मेला है वो कहाँ भरता है, सारणेश्वर शिव मंदिर में भरता है। एकदम क्लियर। अच्छा पूछा जाए कि मेले का आयोजन कब होता है, पूछा जाएगा कि मेले का आयोजन कब होता है, तो आप क्या बताओगे भाद्र शुक्ल द्वादशी को, भाद्र शुक्ल द्वादशी को सब आपके मेले का आयोजन किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। ठीक। अच्छा दोस्तों आपके साथ जो रेबारी जाति है, दोस्तों जो रेबारी जाति है ये सब आपके ऊंट पालक जाति है। समझ जाओगे ना, जो रेबारी जाति है ये सब आपके क्या है ऊंट पालक जाति है। क्लियर। और दोस्तों जो ऊंट है इस ऊंट को सब आपके राजस्थान में कौन लाए थे, पाबू जी। क्लियर। जो ऊंट है इस ऊंट को राजस्थान में कौन लाए थे, पाबू जी। अब दोस्तों सब आपके साथ ध्यान रखना, जो सब रेबारी जाति है ये पाबू जी के साथ साथ मेक मेसन की भी पूजा करती है। ये सब आपके पाबू जी के साथ साथ किसकी पूजा करती है, मेक मेसन की भी पूजा करती है। एकदम क्लियर दोस्तों। आपके सिरोही जिले के जो मंदिर हैं उनकी बात हो गई, अब हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिरोही जिले में पाई जाने वाली जनजाति की। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिरोही जिले में पाई जाने वाली जनजाति की। ठीक दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सिरोही जिले में पाई जाने वाली जनजाति की। ठीक। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सिरोही है यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जब जिसे कहा जाता है सब आपके दोस्तों गरासिया। क्या कहा जाता है, गरासिया। तो दोस्तों सिरोही क्षेत्र में जो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, गरासिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरासिया कहा जाता है। ठीक। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिरोही क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी होगी, गरासिया जनजाति। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि इस गरासिया जनजाति की विशेषताएं क्या हैं। बात आती है कि गरासिया जनजाति की विशेषताएं क्या हैं, तो आप क्या बताओगे कि गरासिया जनजाति की पहली विशेषता है कि गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जो गरासिया जनजाति है इसकी विशेषता है कि गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये इसका पहली विशेषता। फिर बात आती है कि अगर गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो पहली बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सब ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की पहली बड़ी जनजाति है और उसका नाम है भील। क्या नाम है? भील। दूसरी का नाम है मीणा। पहली का नाम है भील, दूसरी का नाम है मीणा, और सब आप जो तीसरी जनजाति हैं दोस्तों उसका नाम है गरासिया। ये राजस्थान की सब आपके 3 बड़ी जनजातियां हैं। ठीक, पहली बात। फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति हैं ये अपने आप को भगवान राम का वंशज मानती हैं। जो गरासिया जनजाति हैं ये अपने आप को भगवान राम का वंशज मानती हैं। गरासिया जनजाति स्वयं को अयोध्या का निवासी बोलती है। जो गरासिया जनजाति हैं ये स्वयं को अयोध्या का निवासी बोलती हैं। समझ जाओगे ना दोस्तों? ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति हैं इन गरासिया जनजाति का राजस्थान में मूल निवास कहाँ है? पूछा जाएगा कि इस गरासिया जनजाति का राजस्थान में मूल निवास कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि गरासिया जनजाति का राजस्थान में मूल निवास है भाकर में। और साहब आपके भाकर कहाँ आता है? सिरोही में। कहाँ आता है? सिरोही में आता है। ठीक। फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति हैं इनका वर्गीकरण साहब आपके कितने भाग किया गया है? तो आप जानना, जो साहब गरासिया जनजाति हैं इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों जो साहब गरासिया जनजाति हैं इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। फिर बात आती है कि 2 भाग कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके एक तो हैं भील गरासिया। दोस्तों एक तो क्या होते हैं? भील गरासिया। ठीक। और दोस्तों एक साहब आपके क्या होते हैं? गमेती गरासिया। दोस्तों जो साहब आपके गरासिया जनजाति हैं इसका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक तो होता है भील गरासिया और साहब आपके एक होता है साहब आपके गमेती गरासिया। समझ जाओगे ना? गरासिया जनजाति को 2 भागों में बांटा गया है, भील गरासिया और गमेती गरासिया। ठीक। फिर बात आती है कि भील गरासिया का मतलब क्या होता है, तो साहब आपके समझना कि अगर कोई गरासिया पुरुष समझ जाना दोस्तों, अगर कोई गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह कर ले, ठीक, अगर कोई गरासिया पुरुष भील महिला से विवाह करता है तो तब आपके इसे क्या कहा जाता है? भील गरासिया। समझ जाओगे ना? अगर कोई गरासिया पुरुष भील महिला से विवाह करता है तो तब क्या कहलाता है? ये भील गरासिया। फिर बात आती है कि गमेती गरासिया का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि अगर कोई भील पुरुष किससे विवाह कर ले? गरासिया महिला से विवाह कर ले। अगर कोई भील पुरुष गरासिया महिला से विवाह कर ले तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? गमेती गरासिया। समझ जाओगे क्या? जो गरासिया जनजाति हैं इन गरासिया जनजाति को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, भील गरासिया और गमेती गरासिया। अगर कोई भील पुरुष गरासिया महिला से विवाह करेगा तो गमेती गरासिया, और कोई गरासिया पुरुष भील महिला से विवाह करेगा तो भील गरासिया। गरासिया जनजाति सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील मीणा के बाद इसका नाम आता है। राम का वंशज है, अयोध्या के निवासी, राजस्थान में भाकर क्षेत्र में इनका निवासी है। और दोस्तों इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, भील गरासिया और गमेती गरासिया में। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि सामाजिक परिवेश के आधार पर गरासिया जनजाति को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात दोस्तों यहाँ सामाजिक परिवेश का मतलब है आर्थिक स्थिति, है ना? क्लियर दोस्तों? सामाजिक परिवेश के आधार पर, एकदम क्लियर, सामाजिक परिवेश के आधार पर जो गरासिया जनजाति है इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक, तो आप क्या बताओगे कि 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में किया गया है दोस्तों? 3 भागों में किया गया है। एकदम क्लियर। आर्थिक स्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक। फिर बात है कि पहला भाग कौन सा है, तो दोस्तों पहले भाग का नाम है मोटी नियात। एकदम क्लियर।
अर्थात ऐसे गरासिया जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, ऐसे गरासिया जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? मोटी नियात कहलाते हैं। एकदम क्लियर। फिर बात आती है साहब आपके दूसरे कौन से होंगे? नेन की नियात। एक तो होंगे साहब आपके मोटी नियात और साहब आपके एक क्या होंगे? नेन की नियात। ऐसे गरासिया जो आर्थिक रूप से न तो निम्न है न उच्च है, मध्यम वर्ग में है, वो साहब क्या कहलाएंगे? साहब आपके निम्न नेन की नियात। ठीक। और दोस्तों साहब आपके ऐसे गरासिया जो आर्थिक रूप से बहुत निम्न स्तर पर हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है निचली नियात। क्या कहा जाता है? निचली नियात। समझ जाओगे क्या? तो गरासिया जनजाति का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, आर्थिक स्थिति के आधार पर मोटी नियात, नेन की नियात और निचली नियात। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया उच्च वर्ग, ये तो हो गया उच्च वर्ग। एकदम क्लियर। और दोस्तों इन्हें स्थानीय भाषा में बोलते हैं बाबोर हैया। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बाबोर हैया। ठीक दोस्तों, ये हो गया निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। तो समझो दोस्तों, ये क्या हो गया? मध्यम वर्ग। ठीक। और दोस्तों जो मध्यम वर्ग है ना दोस्तों, आपके इसे बोलते हैं आपके मांडेरिया। इन्हें सब आपके क्या बोलते हैं? मांडेरिया बोलते हैं। ठीक, 2 बातें। और साहब आपके ये हो गया सबसे निम्न वर्ग। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सबसे निम्न वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भी आओ समझ गए क्या अच्छी तरह? ठीक दोस्तों, तो जो गरासिया जनजाति हैं इसका था हमने वर्गीकरण कर लिया कितने भागों में? 3 भागों में। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि साहब आपकी जो गरासिया जनजाति हैं इनसे संबंधित शब्दावली कौन कौन सी हैं? फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति हैं इनसे संबंधित शब्दावली कौन कौन सी हैं? क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको याद करा रहा हूँ, ध्यान रखना। पहली बात आती है कि जो गरासिया जनजाति हैं इनके घर क्या कहलाते हैं? पूछा जाएगा कि जो गरासिया जनजाति हैं इनके घर क्या कहलाते हैं? तो आप क्या बताओगे कि गरासिया जनजाति घरों को घेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घेर। नंबर 2 बात आती है कि जो गरासिया जनजाति हैं इनके गांव क्या कहलाते हैं? बात आती है कि जो गरासिया जनजाति हैं इनके गांव क्या कहलाते हैं? तो आप क्या बताओगे कि जो गरासिया जनजाति हैं इनके गांव कहलाते हैं पाल। जो गरासिया जनजाति हैं दोस्तों इनके गांव क्या कहलाते हैं? पाल कहलाते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति हैं इस गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? पूछा जाएगा कि साहब आपकी जो गरासिया जनजाति हैं इसका मुखिया क्या कहलाता है? तो आप क्या बताओगे कि जो गरासिया जनजाति हैं इसका मुखिया कहलाता है सहरोत। जो गरासिया जनजाति हैं इसका मुखिया क्या कहलाता है? सहरोत। ठीक। फिर साहब आपकी बात आती है कि गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के गांव क्या कहलाते हैं? बात आती है गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के गांव क्या कहलाते हैं? क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के दोस्तों जो गांव होते हैं ना सब आपके उन्हें कहा जाता है फालिया। क्या कहा जाता है? फालिया। समझ जाओगे। गरासिया जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? घेर। ठीक है दोस्तों, गांव, पाल, मुखिया, सहरोत और एक ही गोत्र के गांव क्या कहलाते हैं? तब आपके फालिया कहलाते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि साहब गरासिया जनजाति में साहब आपके जो अतिथि ग्रह होता है, बात आती है कि गरासिया जनजाति में जो अतिथि ग्रह होता है, एकदम क्लियर, अतिथि देवो भव। क्लियर। तो साहब आपके गरासिया जनजाति में साहब आपके जो अतिथि ग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है? मांड। क्या कहा जाता है? मांड। दोस्तों गरासिया जनजाति में जो मकान का बारामदा होता है दोस्तों, सब आपके जो मकान के बाहर का क्षेत्र होता है जो हम जिसे हम बारामदा बोलते हैं, सब आपके इसे बोलते हैं ओसरा। क्या बोलते हैं? ओसरा। ठीक दोस्तों, गरासिया जनजाति में जो अनाज की कोठी होती है दोस्तों, जहाँ अनाज रखा जाता है, अनाज का जो पात्र होता है दोस्तों, जो अनाज की कोठी होती है उसे कहा जाता है सोहरी। क्या कहा जाता है? सोहरी। गरासिया जनजाति में साहब आपके अतिथि गृह क्या कहलाते हैं? मांड, बरामदा, ओसरा। ठीक। और अनाज की कोठी साहब आपकी क्या कहलाती है? सोहरी कहलाती है। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। फिर साहब आपकी बात आती है कि साहब जो गरासिया जनजाति होती है दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपकी जो गरासिया जनजाति होती है, इस गरासिया जनजाति में साहब आपके मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाएगा कि गरासिया जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है?
एकदम क्लियर। तो साहब आपके बताओगे कि दोस्तों गरासिया जनजाति में साहब आपके जो मृत्यु भोज होता है ना साहब आपके इसे कहा जाता है कादिया। क्या कहा जाता है? कादिया या मेक। क्या कहा जाता है? कादिया या मेक। समझ जाओगे ना। जो गरासिया जनजाति है इसमें साहब आपके दोस्तों जो मृत्यु भोज होता है साहब आपके उसे क्या कहते हैं? साहब आपके कादिया या मेक कहते हैं। और दोस्तों कादिया और मेक के साथ आप एक शब्द और जोड़ लो, गेह, या तो कादिया मेक या फिर गेह कहते हैं। दोस्तों साहब आपके गरासिया जनजाति में जब बच्चे का जन्म होता है तो तब आपके उसकी नाल काटी जाती है। क्लियर। और दोस्तों तब आपके जो बच्चे की नाल काटी जाती है ना उसे कहा जाता है अनाला मोरियू। उसे सब आपके क्या कहा जाता है? अनाला मोरियू। समझ जाओगे कभी यूँ। गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसे सब आपके दोस्तों ये अपने आप को समझना दोस्तों, ये अपने आप को राम का वंशज मानती है, अयोध्या का निवासी कहती है। राजस्थान में मूल निवास से तब आपके भाकर ये सिरोही में। ठीक दोस्तों, इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो गमिती गरासिया और एक भील गरासिया। ठीक, आर्थिक स्थिति के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मोटी नियात, नैनकी नियात और निचली नियात। दोस्तों इनके घर, इनके मोहल्ले, इनके गाँव सब आपके क्या कहलाते दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपकी जो गरासिया जनजाति होती है, भी बात आती है कि साहब आपके जो गरासिया जनजाति होती है इस गरासिया जनजाति में साहब आपके सामूहिक कृषि की परंपरा है। दोस्तों जो गरासिया जनजाति होती है इस गरासिया जनजाति में सामूहिक कृषि की परंपरा है। एकदम क्लियर। अर्थात ये सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। क्लियर। और पूछा जाए कि गरासिया जनजाति में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? थावरी या हारी। समझ जाओगे ना। गरासिया जनजाति में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? थावरी या फिर हारी कहा जाता है। समझ जाओगे क्या दोस्तों। फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति है इस गरासिया जनजाति में साहब आपके पवित्र पक्षी किसे माना गया है? बात आती है कि जो गरासिया जनजाति है इसमें पवित्र पक्षी किसे माना गया है? तो आपका आंसर होगा मोर। ठीक। फिर बात आती है गरासिया जनजाति में पवित्र रंग कौन सा माना गया है? ठीक। तो आप क्या बताओगे कि गरासिया जनजाति में साहब आपके पवित्र रंग माना गया है सफ़ेद। फिर बात आती है जो गरासिया जनजाति है इस गरासिया जनजाति में पवित्र झील किसे माना गया है? तो दोस्तों जानना गरासिया जनजाति नक्की झील को पवित्र झील मानती है। दोस्तों गरासिया जनजाति नक्की झील को पवित्र झील मानती है। दोस्तों ध्यान रखोगे क्या? ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि गरासिया जनजाति में साहब आपकी बात आती है कि साहब जो गरासिया जनजाति है इस साहब आपके गरासिया जनजाति में जो चारपाई होती हैं दोस्तों गरासिया जनजाति में साहब आपके जो चारपाई होती हैं साहब आपके उसे क्या कहा जाता है? खाटला। साहब क्या कहा जाता है? खाटला। गरासिया जनजाति में जो चारपाई होती है साहब आपके जो पलंग होता है साहब आपके उसे क्या कहा जाता है? खाटला कहा जाता है। ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके गरासिया जनजाति में मटकी को क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाए कि गरासिया जनजाति में मटकी को क्या कहा जाता है? एकदम क्लियर दोस्तों। पूछ लिया जाए कि गरासिया जनजाति में मटकी को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे कि गरासिया जनजाति में मटकी को कहा जाता है माटला। क्लियर। गरासिया जनजाति में मटकी को क्या कहा जाता है? माटला। समझ जाओगे दोस्तों। ये माटला, फाटला तो पलंग और माटला मटकी। और दोस्तों साहब आपके गरासिया जनजाति में सब आपके अनाज पीसने की जो चक्की होती है ना दोस्तों सब आपके उसे कहा जाता है घेंटी। क्या कहा जाता है? घेंटी। ये गरासिया जनजाति साहब संबंधित प्रमुख शब्दावलियां जो आपको याद रखनी है दोस्तों अच्छी तरह। एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति है इस गरासिया जनजाति के साथ आपके विकास के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? तो दोस्तों देखना गरासिया जनजाति के विकास के लिए जो संस्था काम कर रही है ना दोस्तों उस संस्था का नाम है हेलरू। गरासिया जनजाति के विकास के लिए जो संस्था काम कर रही है उस संस्था का नाम क्या है? हेलरू। हेलरू नामक संस्था साहब आपके गरासिया जनजाति के विकास के लिए कार्य कर रही है। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना गरासिया साहब आप दोस्तों जो गरासिया जनजाति है ना इस गरासिया साहब आपकी जनजाति में जो अंतिम संस्कार होता है दोस्तों इस गरासिया साहब जनजाति में जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है मृत्यु के 12वें दिन। ध्यान रखना
जो गरासिया जनजाति है इसमें साहब आपके जो अंतिम संस्कार होता है वो कब होता है, मृत्यु के 12वें दिन होता है। पहली बात क्लियर। दोस्तों गरासिया जनजाति में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका स्मारक बनाया जाता है, और दोस्तों साहब आपके जो स्मारक बनाया जाता है ना उसे कहा जाता है हुर्रा या योगी। क्लियर। गरासिया जनजाति में मरने के बाद व्यक्ति का स्मारक बनाया जाता है साहब, जिसे क्या कहा जाता है, हुर्रा या योगी कहा जाता है। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपकी जो गरासिया जनजाति है इसमें पुरुष और महिला दोनों गहने पहनते हैं दोस्तों। गरासिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गहने पहने जाते हैं। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि गरासिया जनजाति में साहब आपके जो पुरुष हैं वो कौन कौन से गहने पहनते हैं। सब समझना दोस्तों, जो गरासिया जनजाति है इसमें साहब आपके पुरुष कौन कौन से गहने पहनते हैं। सब ध्यान समझना दोस्तों, ये पुरुषों के आभूषण, गरासिया पुरुषों के आभूषण। ठीक दोस्तों, जो साहब गरासिया जनजाति हैं उसमें साहब आपके जो पुरुष हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनते हैं साहब आपके दोस्तों, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना दोस्तों, हाथ का आभूषण साहब आप तो एक तो क्या होगा, हाथ का आभूषण। एकदम क्लियर दोस्तों। साहब जो गरासिया जनजाति हैं सब आपके इसमें जो पुरुष है ना वो हाथ का आभूषण पहनते हैं, और पूछा जाएगा कि साहब आपके जो हाथ का आभूषण है साहब आपके वो क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे कि गरासिया जनजाति में हाथ का आभूषण क्या कहलाता है, भाटली। पुरुषों के द्वारा जो आपके साहब आपके हाथ में पहने जाते वो क्या कहलाता है, आपके भाटली कहलाता है। ठीक। फिर बात आती है, ये तो भाटली हो गया। फिर दोस्तों फिर साहब आपके गरासिया पुरुष गले में भी साहब आपके आभूषण पहनते हैं। क्लियर। गले में भी आभूषण पहनते हैं, और तो सब आपके उसे कहा जाता है पाटला। क्या कहा जाता है, पाटला। समझ जाओगे क्या। ठीक। और अगर दोस्तों आप पाटला ना बोलें तो क्या बोलोगे, हंसली। क्या बोलोगे, हंसली बोलोगे। एकदम क्लियर। दोस्तों जो गरासिया पुरुष है ना ये कान में भी आभूषण पहनते हैं। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो गरासिया पुरुष हैं इनके साहब आपके जो कान का आभूषण साहब आपके वो क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, झुमकी। क्या कहलाओगे, झुमकी। ठीक। फिर बात आती है दोस्तों जो गरासिया पुरुष हैं दोस्तों, फिर बात आती है कि जो सब गरासिया पुरुष हैं ये सब आपके कमीज पहनते हैं, सब आपके शर्ट नुमा वस्त्र पहनते हैं। और दोस्तों सब आपके गरासिया में जो पुरुषों की कमीज होती है ना दोस्तों उसे कहा जाता है झुलकी। क्या कहा जाता है, झुलकी। तो झुमकी तो है कान का आभूषण और झुलकी है कमीज। समझ जाओगे क्या। गरासिया पुरुषों के आभूषण, हाथ का आभूषण भाटली, गले का आभूषण पाटला या हासली, कान का आभूषण झुमकी, और कमीज साहब आपकी क्या कहलाती दोस्तों, आपकी क्या कहलाती दोस्तों, झुलकी कहलाती है। ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके जो गरासिया महिला हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। बात आती है कि साहब आपके जो गरासिया महिला हैं वो सब आपके कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। ठीक दोस्तों। फिर बात आती है कि जो गरासिया महिला हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनती हैं, तो दोस्तों समझना ये महिलाओं के आभूषण। ठीक। अब सब आपकी बात आती है, हम सबसे पहले शुरू करते हैं पैर से। ठीक। फिर बात आती है कि गरासिया महिला साहब आपके जो पैर में आभूषण पहनती हैं। क्लियर। जो गरासिया महिलाएं पैर में आभूषण पहनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि गरासिया महिलाओं द्वारा पैर में पहने गए जो आभूषण हैं साहब उन्हें कड़ूले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कड़ूले। गरासिया महिलाओं के द्वारा पैर में पहने गए साहब आपके आभूषण क्या कहलाते हैं, साहब आपके कड़ूले कहलाते हैं। एकदम क्लियर। ठीक। फिर बात आती है कि जो गरासिया महिलाएं हैं ये हाथ में भी आभूषण पहनती हैं। ठीक। ये हाथ का आभूषण। ठीक। तो दोस्तों गरासिया महिलाओं के द्वारा जो हाथ में आभूषण पहना जाता है उसे कहा जाता है गोजरी। गरासिया महिलाओं के द्वारा जो हाथ में आभूषण पहना जाता था आपके उसे क्या कहा जाता है, गोजरी। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो गरासिया महिलाएं हैं ये सब आपके नाक में भी आभूषण पहनती हैं। ठीक। और पूछा जाए कि गरासिया महिलाओं के द्वारा जो नाक का आभूषण है सब आपके उसे क्या कहा जाता है, कांट। क्या कहा जाता है, कांट। और दोस्तों जो गरासिया महिलाएं हैं ये कान में भी आभूषण पहनती हैं। ठीक।
और साहब पूछा जाए कि गरासिया महिलाओं द्वारा जो कान में आभूषण पहना जाता है साहब उसे क्या कहा जाता है, टाट या डोरने। क्या कहा जाता है, या तो टाट बोल दोगे दोस्तों या क्या बोल दोगे, डोरने। गरासिया महिलाओं के द्वारा जो कान में आभूषण पहना जाता था उसे टाट, टोटी या डोरने। टाट बोलो, टोटी बोलो या फिर डोरने बोल दो। एकदम क्लियर दोस्तों। जो गरासिया महिलाएं हैं ना सब आपके ये गले में भी आभूषण पहनती हैं, ठीक। और पूछा जाए कि गरासिया महिलाओं के द्वारा गले का आभूषण साहब आपके क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, बोरली। क्या कहलाता है, बोरली। और दोस्तों आप जो गरासिया महिलाएं हैं ना ये बालों में भी आभूषण पहनती हैं। और पूछा जाए कि बालों का आभूषण क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, दामनी। क्या कहलाता है, दामनी। समझ जाओगे दोस्तों। जो गरासिया महिलाएं हैं ये सब आपके बालों का आभूषण क्या कहलाता है दोस्तों, आपके दामनी कहलाता है। एकदम क्लियर क्या दोस्तों, एक बार फिर समझना अच्छी तरह। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिरोही के भाकड़ क्षेत्र में पाई जाती है। किसकी वंशज है, राम की वंशज है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील मीणा के बाद। ये अयोध्या की निवासी है, राजस्थान में मूल निवास है, भाकर गांव सिरोही। दो भागों में है, गमेती और भील गरासिया। अगर कोई गरासिया पुरुष किसी भील महिला से विवाह करेगा तो भील गरासिया, और अगर कोई भील पुरुष गरासिया महिला से विवाह करेगा तो गमेती गरासिया। दोस्तों ध्यान रखना। अगली बात, सामाजिक परिवेश के आधार पर तीन भागों में है, मोटी नियात, नैन की नियात और निचली नियात। ये उच्च वर्ग, ये निम्न वर्ग और ये निचली सबसे निम्न वर्ग। इसे कहा जाता है बाबोरहाइया, इसे माडेरिया और इसे निम्न वर्ग कहा जाता है। घर कहलाते हैं घेर, गांव कहलाते हैं पाल, मुखिया सहरोद, एक ही गोत्र के गांव फालिया, अतिथि ग्रह मान, बारामदा ओसरा, अनाज की कोटी सोहरी, मृत्यु बोझ का आदिया में किया गेह, नाल काटना, बच्ची की नाल काटना था आपके अनाला मोरियू कहलाता है, ठीक। अच्छा दोस्तों, सामूहिक कृषि थावरी या हारी, पवित्र पक्षी मोर, पवित्र रंग सफेद, झील नक्की, चारपाई खाटला, मटकी माटला, चक्की गेंटी, संस्था हेलरू नामक संस्था गरासियों के विकास के लिए काम कर रही है। अंतिम संस्कार मृत्यु के 12वें दिन होता है। स्मारक हुर्रा या योगी कहलाता है। पुरुषों के आभूषण है, हाथ का तो भाटली, गले का पाटला, कान का झुमकी और कमीज झुलकी, ठीक दोस्तों। फिर बात आती है महिलाओं के आभूषण साहब आपके पैर के आभूषण कड़ूले, हाथ का आभूषण साहब आपके गोजरी, नाक का आभूषण काट, कान का आभूषण टाट या डोरने, गले का आभूषण बोरली और बालों का आभूषण साहब क्या कहलाता है दोस्तों, दामनी कहलाता है। समझ जाओगे क्या दोस्तों, ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके जो गरासियां हैं इनके तीन मेले कौन कौन से हैं। एकदम क्लियर बात आती है कि साहब आपके जो गरासियां हैं इनके साहब आपके तीन मेले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों रखना, जो गरासिया जनजाति हैं इसके साहब आपके जो प्रमुख मेले हैं दोस्तों, जो गरासिया जनजाति हैं इसके साहब आपके जो प्रमुख मेले हैं वो तीन हैं दोस्तों। पहले मेले का नाम है घोटिया अंबा का मेला। दोस्तों जो पहला मेला है ना उस पहले मेले का नाम है घोटिया अंबा का मेला, ठीक। ये गरासिया जनजाति का मेला है दोस्तों, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि जो घोटिया अंबा का मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है, बांसवाड़ा में। कहाँ होता है, बांसवाड़ा में। दोस्तों जो दूसरा मेला होगा दोस्तों उसका नाम होगा चित्र विचित्र मेला। जो दूसरा मेला होगा उसका नाम क्या होगा, चित्र विचित्र मेला, ठीक। और पूछा जाएगा कि जो सब आपके चित्र विचित्र मेला है सब आपके ये कहाँ भरता है, उदयपुर में। कहाँ भरता है दोस्तों, उदयपुर में। और दोस्तों तब आपके जो तीसरा मेला होगा उसका नाम होगा मानखारों का मेला। क्लियर, क्या नाम होगा, मानखारों का मेला। और पूछा जाए कि इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, सिरोही में। तो घोटिया अंबा, चित्र विचित्र और मानखारों का मेला गरासिया जनजाति का प्रमुख मेला है। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह, हाँ बरो हाँ, एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति है इसके साथ आपके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। फिर बात आती है कि जो गरासिया जनजाति है इस गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। जो गरासिया जनजाति है यह प्रमुख नृत्य कौन कौन से करती है दोस्तों, ठीक। दोस्तों इसके माध्यम से आपका देखो जिला दर्शन के माध्यम से आपका जनजातीय क्लियर हो रही है, थोड़ा सा भूगोल क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा कला संस्कृति क्लियर हो रहा है। आप अच्छी तरह पढ़ना। और दोस्तों
आपकी वर्तमान परिस्थितियों को परिणाम में परिवर्तित करना, मतलब सफल होना, यही हमारी आपसे उम्मीद है, आशा है। ठीक, अब साहब आपकी दोस्तों साहब आपके जो पहला नृत्य है वो है साहब आपके वालर नृत्य। एकदम क्लियर, वालर या वालर नृत्य, एकदम समझना साहब। आपके पहला नृत्य कौन सा है? वालर या वालर नृत्य। आप देखो साहब आपके समझना, पहली बात जो वालर नृत्य है ना, ये एक तो है साहब आपके सामूहिक नृत्य। ठीक, ये साहब आपके किस श्रेणी में आता है? एक तो सामूहिक नृत्य की श्रेणी में आता है साहब आपके। दूसरा ये जातीय नृत्य की श्रेणी में आता है। ठीक, एक तो सामूहिक नृत्य की श्रेणी में आता है और एक जातीय नृत्य की श्रेणी में आता है दोस्तों साहब आपके। तीसरा ये क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में भी आता है। तो दोस्तों वालर नृत्य सामूहिक नृत्य है, ठीक, सामूहिक नृत्य है, जातीय नृत्य है और क्षेत्रीय नृत्य, तीनों श्रेणी में आता है। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि साहब आपके जो वालर नृत्य है या जो वालरा नृत्य है, क्लियर, यह एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य के किया जाता है। समझ लो दोस्तों, जो वालर नृत्य है ये एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य के किया जाता है, अर्थात दोस्तों तालियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखना, ये बिना वाद्य के किया जाता है। दूसरी बात साहब आपकी बात आती है कि साहब वालर नृत्य की विशेषता क्या है। तो दोस्तों साहब समझना कि साहब आपके जो वालर नृत्य हैं ये पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। समझना दोस्तों, जो वालर नृत्य है ये पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। समझ जाओगे क्या? गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। ठीक, वालर नृत्य क्षेत्रीय नृत्य भी है, जातीय नृत्य भी है, सामूहिक नृत्य भी है और दोस्तों एक ऐसा नृत्य साहब आपके जो पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक, फिर बात आती है कि वालर नृत्य की विशेषता क्या है। पूछा जाएगा कि इस नृत्य की विशेषता क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी दोस्तों प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि इस नृत्य की विशेषता क्या है। तो दोस्तों एक तो अंग संचालन, एक तो अंग संचालन, ठीक, और लय के साथ तारतम्य बनाना। अंग संचालन और लय के साथ तारतम्य मतलब कम्युनिकेशन बनाना। क्लियर, अंग संचालन और लय के साथ तारतम्य बनाना सब आपकी ये वालर नृत्य की प्रमुख विशेषता है। समझ जाओगे क्या? गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा साहब? आपके वालर नृत्य। क्लियर, और वालर नृत्य की विशेषता अंग संचालन और तारतम्य बनाना है। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि गरासियों का सब आपके दूसरा नृत्य कौन सा है। तो आप क्या बताओगे? लूर नृत्य। एकदम क्लियर, कौन सा है? लूर नृत्य है। ठीक, अच्छा दोस्तों सब आपके जो लूर नृत्य है ना, ये गरासिया गोत्र की, दोस्तों गरासिया जाति में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। समझना दोस्तों, जो लूर नृत्य है ये गरासिया जाति में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एकदम क्लियर, गरासिया जाति में लूर गोत्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। और दोस्तों साहब आपके इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? लूर नृत्य। क्लियर, और दोस्तों साहब आपके जो नृत्य है ना ये सब आपके घूमर के समान लगता है। एकदम जो सब आपके घूमर नृत्य है ये उसके समान लगता है सब आपके, इसलिए दोस्तों इस नृत्य को सब आपके सिरोही का घूमर भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि सब आपके तीसरा नृत्य कौन सा होगा। तो सब आपके गरासियों का प्रमुख वाद्य है मांदल। जो गरासिया है ना उनका सब प्रमुख वाद्य है मांदल। और दोस्तों मांदल वाद्य के साथ जो नृत्य करते हैं, मांदल वाद्य के साथ जो नृत्य करते हैं उसका नाम क्या हो गया? मांदल नृत्य। मांदल वाद्य के साथ जो नृत्य किया जाएगा क्या कहलाएगा? मांदल नृत्य कहलाएगा। ठीक दोस्तों, ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों ये जो नृत्य है ना ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर, अर्थात इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ना ये जो नृत्य है ना ये केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक, और दोस्तों ये नृत्य गुजराती गरबे के समान है। अर्थात दोस्तों जो नृत्य है ना ये गुजराती गरबे के समान है। क्लियर दोस्तों, जो नवरात्र पर साहब आपके जो गरबा होता है ना उसके समान साहब आपके मांदल नृत्य। एकदम क्लियर।
और दोस्तों साहब आपकी भी बात आती है कि साहब आपके और सब कौन सा नृत्य होगा साहब आपके गरासियों का, तो दोस्तों रखना जो गरासिया जनजाति है इसका साहब आपके जो अगला नृत्य होगा उसका नाम है मौर्य नृत्य। क्लियर साहब आपके कौन सा नृत्य है, मौर्य नृत्य। ठीक दोस्तों साहब ध्यान रखना जो मौर्य नृत्य हैं ये सब आपके केवल कौन करते हैं, पुरुष ही करते हैं। ठीक दोस्तों रखना जो मौर्य नृत्य हैं ये सब केवल पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। दोस्तों मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्लियर पहली बात। फिर साहब आपकी बात आती है कि साहब आपके जो मौर्य नृत्य हैं ये कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। क्लियर, विवाह के अवसर पर या कोई अन्य मांगलिक अवसर हो तब किया जाता है। अच्छा किसके बाद किया जाता है कि अगर हम कोई मांगलिक काम करते हैं तो गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो गणेश स्थापना के बाद पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गणेश स्थापना के बाद पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि और कौन सा नृत्य साहब आपके हैं, तो साहब आपके जो गरासिया हैं उनका साहब आपके एक नृत्य और फेमस है और उसका नाम है कूद नृत्य। क्या नाम है, कूद नृत्य। ठीक, और दोस्तों साहब आपके जो कूद नृत्य है ना ये सब आपके सामूहिक नृत्य हैं। जो कूद नृत्य है ये सामूहिक नृत्य हैं। और सामूहिक नृत्य का मतलब क्या है कि साहब आपके इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं तो पुरुष भी भाग लेते हैं। क्लियर दोस्तों, सामूहिक का मतलब क्या है कि सब आपके इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं और पुरुष भी भाग लेते हैं। क्लियर, और दोस्तों ये भी एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य के किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये भी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य के किया जाता है। ठीक, और दोस्तों पूछा जाए कि इस नृत्य की विशेषता क्या है, तो दोस्तों यह नृत्य तालियों के साथ किया जाता है। दोस्तों ये जो नृत्य है ना ये तालियों के साथ किया जाता है। समझ जाओगे क्या भैया, किसके साथ किया जाता है, तालियों के साथ किया जाता है। डन क्या दोस्तों। ठीक, फिर बात आती है कि साहब सिरोही जिले का अगला नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों जो साहब सिरोही जिला है ना यहाँ का साहब आपके अगला नृत्य है रायन नृत्य। साहब कौन सा नृत्य है, रायन नृत्य, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपके जो रायन नृत्य है ये सब आपके कौन करते हैं, केवल पुरुष करते हैं। क्लियर दोस्तों, साहब रायन नृत्य है ना ये सब केवल कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। और दोस्तों इस नृत्य की पूछा जाए कि विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि इस नृत्य में जो पुरुष होते हैं ना ये महिलाओं का वेश बनाकर नृत्य करते हैं। पुरुष महिलाओं का वेश बनाकर नृत्य करते हैं। करते तो पुरुष ही हैं लेकिन महिलाओं का वेश बनाकर नृत्य करते हैं। तो निम्न में से वो कौन सा नृत्य साहब आपके जिसमें महिलाओं का वेश बनाकर पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, रायन नृत्य। क्लियर, और दोस्तों गरासियों का साहब आपके एक नृत्य और है और वह सब आपके जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य है, ज्वारा नृत्य या जवारा नृत्य, एकदम क्लियर। ये दोस्तों आपके गणगौर के अवसर पर किया जाता है। साहब आपके कब किया जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और साहब आपके दोस्तों ये सामूहिक नृत्य है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। समझ जाओ दोस्तों, ये सब आपके सामूहिक नृत्य है जो कि सब आपके महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। समझ जाओगे दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों ये थे सिरोही जिले के प्रमुख नृत्य। ठीक, आप सब समझना दोस्तों, जब सिरोही जिले हैं यहाँ के प्रमुख नृत्य वालर हो गया, लूर हो गया, मांदल हो गया। वालर हो गया, लूर हो गया, मांदल हो गया। ठीक, मौर्या हो गया, कूद हो गया, रायन हो गया और ज्वारा हो गया। ये है साहब आपके सिरोही जिले के प्रमुख नृत्य, गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य। याद हो जाएगा क्या भैया आराम से। ठीक, अगली बात दोस्तों सिरोही जिले में साहब आपके अरावली पर्वतमाला है और साहब आपके यहाँ अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, नाम क्या है, गुरु शिखर। एकदम क्लियर, जो गुरु शिखर है ये अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है जो कहाँ है, सिरोही में है। पूछा जाएगा कि साहब आपके जो गुरु शिखर है इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। पूछा जाएगा कि जो गुरु शिखर है इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि जो गुरु शिखर है इसके साहब आपकी जो ऊंचाई है ना दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो गुरु शिखर है इसकी साहब आपकी ऊंचाई कितनी है, तो साहब आप क्या बताओगे कि जो गुरु शिखर है दोस्तों
जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई या तो 1721 या 1722 है। कहीं कहीं साहब 1721 मिलती है और कहीं ना कहीं 1722 मिलती है। मतलब आपकी इसकी ऊंचाई 1722 ही प्रमाणिक मानी जाती है, 1722 इसकी ऊंचाई है। ठीक दोस्तों, इस गुरु शिखर को कहा जाता है संतों का शिखर। जो गुरु शिखर है ना दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? संतों का शिखर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, इस गुरु शिखर पर साहब आपके दत्तात्रेय ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। क्लियर दोस्तों, इस गुरु शिखर पर दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। अच्छा साहब, आपके पूछा जाएगा कि इसको गुरु शिखर साहब संतों का शिखर किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। ठीक दोस्तों, इस गुरु शिखर पर साहब आपके वशिष्ठ मंदिर भी स्थित है। यहाँ साहब आपके दत्तात्रेय मंदिर भी स्थित है, तो साहब आपके यहाँ वशिष्ठ मंदिर भी स्थित है। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह? ठीक। अच्छा साहब, आपके पूछा जाएगा कि जो गुरु शिखर है ये किस पठार पर है? पूछा जाएगा कि जो गुरु शिखर है ना ये किस पठार पर है? तो आप क्या बताओगे कि जो गुरु शिखर है ना ये उड़िया के पठार पर स्थित है। जो गुरु शिखर है ये उड़िया के पठार पर स्थित है। समझ जाओगे दोस्तों, पूछा जाएगा कि किस पठार पर है, तो तब आपके ये उड़िया के पठार पर स्थित है। ठीक। अच्छा दोस्तों, जो सिरोही है, अगर हम सिरोही के साथ आपके अगली बात करें तो तब आपके सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी। क्लियर दोस्तों, जो सिरोही है इस सिरोही में साहब आपके किसकी स्थापना हुई थी? प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी। ठीक। अच्छा दोस्तों, साहब पूछा जाएगा कि जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में। एकदम क्लियर दोस्तों, साहब समझना, जो सिरोही है इस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और पूछा जाए कब हुई थी? पूछा जाए कब हुई थी तो आप क्या बताओगे कि जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी साहब आपके पहली बार स्थापना हुई थी बम्बई में 16 अप्रैल 1935 को। दोस्तों जानना, जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना पहली बार हुई थी बम्बई में, और कब हुई थी? तब आपके 16 अप्रैल 1935 को। यहाँ सब आपकी जब स्थापना हुई थी ना तो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की थी, सिरोही के जो लोग बम्बई में रहा करते थे उनके द्वारा की गई थी। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो बम्बई है दोस्तों, बात आती है आपकी जो बम्बई है इस बम्बई का संस्थापक कौन है? दोस्तों, जो बम्बई है इस बम्बई का संस्थापक कौन है? क्लियर। पूछा जाए कि जो बम्बई है इस बम्बई का संस्थापक कौन है तो आप क्या बताओगे? गैरीबाल्ड आंगियार। गैरीबाल्ड आंगियार को बम्बई का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, जो गैरीबाल्ड आंगियार है इन्हें कहा जाता है बम्बई का संस्थापक। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो सिरोही प्रजामंडल है इस सिरोही प्रजामंडल की पुनः स्थापना कब हुई थी? बात आती है कि जो सिरोही प्रजामंडल है इस सिरोही प्रजामंडल की पुनः स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताओगे कि जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी पुनः स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को। अब पूछा जाए कि दूसरी बार जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी पुनः स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी पुनः स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। और गोकुल भाई भट्ट साहब क्या कहलाते दोस्तों? आपके राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। साहब आपके क्या कहलाते हैं? राजस्थान के गांधी। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न बन जाए कि जब सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई, दोस्तों पूछा जाए कि जब सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई उस समय सिरोही के शासक कौन थे? पूछ लिया जाए कि जब सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई उस समय सिरोही के शासक कौन थे तो आप क्या बताओगे? स्वरूप सिंह। सिरोही प्रजामंडल कहाँ बना? बम्बई में। कब? 16 अप्रैल 1935 को। दूसरी बार बना सिरोही में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 23 जनवरी 1939 को। सिरोही प्रजामंडल के जब स्थापना हुई उस समय सिरोही के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपकी जो सिरोही है इस सिरोही की साहब आपके सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? क्लियर। बात आती है कि जो सिरोही है इस सिरोही की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है तो आप क्या बताओगे कि साहब सिरोही में पश्चिमी बनास परियोजना के द्वारा पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। समझोगे ना? सिरोही में पश्चिमी बनास परियोजना के द्वारा, सिरोही में पश्चिमी बनास परियोजना के द्वारा सब आपके पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। समझ जाओगे भैया। जो दोस्तों जो सिरोही जिला है इस सिरोही जिले में जो प्रमुख परियोजना सब आपके वो है पश्चिम बनास परियोजना। एकदम क्लियर।
फिर बात आती है साहब आपके जो साहब आपके पश्चिम बनास परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, पूछा जाएगा दोस्तों। जो पश्चिमी बनास परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, तो आपके बताओगे कि साहब आपके जो पश्चिम बनास परियोजना है ये पश्चिम बनास नदी पर बनाई गई है। जो पश्चिम बनास परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, पश्चिम बनास नदी पर बनाई गई है। ठीक, फिर बात आती है कि जो पश्चिम बनास नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, पूछ लिया जाए कि जो पश्चिम बनास नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताओगे कि सानवाड़ा की पहाड़ियों से, सानवाड़ा की पहाड़ियों से साहब आपके पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है। समझ जाओगे ना, सानवाड़ा की पहाड़ियों से पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है। फिर पूछ लिया जाए कि जो पश्चिम बनास नदी है इसकी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर। जो पश्चिम बनास नदी है इसकी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर। और बात पूछ लिया जाए कि जो पश्चिम बनास नदी है इसका समापन कहाँ होता है, ये कहाँ जाकर साहब आपके अपना जल समाप्त करती है, तो आप क्या बताओगे कि जो पश्चिम बनास नदी है साहब आपके ये कच्छ के रण में जाकर अपना जल समाप्त करती है। एकदम क्लियर, वहाँ साहब आपकी कच्छ के रण में मिल जाती है। ये तो साहब आपके एक परियोजना हो गई। इसके अलावा साहब आपके यहाँ एक परियोजना और है और उसका नाम है कादम्बरी परियोजना। यहाँ एक परियोजना और है और उसका नाम क्या है, कादम्बरी परियोजना। और दोस्तों एक परियोजना है और उसका नाम है बीठा परियोजना। क्या नाम है, बीठा परियोजना। ये सभी साहब आपके सिरोही जिले की महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक दोस्तों, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, सिरोही रियासत में साहब आपके सब समझना, अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, सिरोही। अग्निकुंड के सिद्धांत का संबंध किससे है, सिरोही से है। ठीक, अच्छा दोस्तों, अग्निकुंड के सिद्धांत से कितनी जातियां निकली थी, 4, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। मैंने अच्छी तरह बताया है। ठीक, अच्छा साहब आपके सिरोही के प्रमुख मंदिर हैं, देलवाड़ा में जैन मंदिर है, विमल वसई, लूणम वसई, वित्तलहर, पार्श्वनाथ और महावीर। इन मंदिरों साहब आपने मैंने पूरी विशेषता आपको बताई है, आप अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये पांचों मंदिर मैंने बताए थे। इस साल में कहा था आपके देलवाड़ा में कुंतु स्वामी का मंदिर भी है जो राणा कुंभा ने बनाया था, स्थापना की थी जीनदत्त सूरी ने। ठीक, जनजाति गरासिया जनजाति साहब आपके प्रमुख जनजाति है, राम के वंशज है, अयोध्या के निवासी है, मूल निवास भाकर क्षेत्र, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। गरासियों का सामाजिक परिवेश पढ़ चुके हैं, इनकी शब्दावली को हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इनके स्मारक क्या कहलाते हैं और इनके मेले कौन से हैं और साहब इनके नृत्य कौन से, इनके बारे में दोस्तों अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं। ठीक, ये गोरुशिका के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे तो आपको गोरुशिका के बारे में विस्तार से बताएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। एकदम क्लियर। ठीक, और दोस्तों ये सब सिरोही की परियोजना है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों ये था हमारा जोधपुर संभाग का जिला सिरोही। सिरोही साहब जिसे हम संतों की भूमि कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, पर्वतों की भूमि कहते हैं। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको राजस्थान जिला दर्शन का सिरोही जिला पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा प्रयास, काव्य क्लासेस का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको दोस्तों कोई भी कोई बात समझ में ना आए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव ही हमें बेहतर और बेहतरीन और सर्वोत्तम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें, आपके सपनों को साकार करें। और दोस्तों कहा भी जाता है कि साहब आपके दोस्तों कहा जाता है कि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। और चाहत हो किसी को दिल से पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आप दिल से मेहनत करिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर आपको जरूर 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 सफल बनाएगा और इस जीवन में आप खूब तरक्की करें। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।